और हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की। उत्तर प्रदेश के चुनाव का सबसे सही और सबसे सटीक जो आकलन है वो न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। बात दूसरे चरण की, जो तय करेगा यूपी चुनाव की बयार किस ओर बह रही है। हमारे संवाददाताओं ने सहारनपुर, बिजनौर, संभल समेत 9 जिलों के गांव, गली, कूचों में जाकर जनता से बात की, लोगों का मन टटोला। चलिए आपको दिखाते हैं यूपी के दूसरे फेज में किसे कितनी सीट मिल रही है। और ये आप देख सकते हैं यूपी का दूसरा चरण ग्राउंड जीरो एग्जिट पोल। भारतीय जनता पार्टी 28 प्लस 55 सीटों में से 28 प्लस, समाजवादी पार्टी 22 प्लस, बहुजन समाजवादी पार्टी 4, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में जा रहे हैं 0। तो सरफराज, यूपी का दूसरा चरण ग्राउंड जीरो एग्जिट पोल, बीजेपी 28 प्लस, समाजवादी पार्टी 22 प्लस, आसपास का आंकड़ा है यहाँ तो सेकंड फेज में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है रमन कि जिस तरीके से जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, ये आंकड़ा बहुत कुछ बयां कर रहा है। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा क्लोजली समझा देता हूं, जरा देखिए एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। ये पहले चरण का जो दिखाया था मैंने आपको, 38 सीटों पर यहां पर बीजेपी आगे जा रही थी, 19 प्लस सीटों पर यहां पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर एक सीट की मैं बात करूं तो एक बहुजन समाज पार्टी सीट जीत रही है। जरा विनोद जोशी जी मुझे समझाइए कि बहुजन समाज पार्टी कौन सी सीट जीत रही है। मथुरा की मार्च सीट। अच्छा, जिस पर हमेशा मथुरा की मार्च सीट जी, ये मथुरा की जो मार्च सीट है, प्रबोधन ग्रुप और न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा इसको क्लोज करके दिखाएं, थोड़ा सा फुल स्क्रीन पर लाइए। ये देखिए मथुरा की मार्च सीट बहुजन समाज पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर भी बता रहा हूं। प्रबोधन ग्रुप और न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल के पहले चरण में बहुजन समाज पार्टी खाता खोलते नजर आ रही है। और हालांकि आपको मैं अगर दिखाऊं, अगर दूसरे चरण की मैं बात करूं, आप देखिए दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो दूसरे चरण में यहां पर 27 सीटें बीजेपी जीतती नजर आ रही है। इसके अलावा 27 सीटें यहां पर एसपी जीतती नजर आ रही है। और इसके अलावा एक सीट यहां पर भी बीएसपी जीतती नजर आ रही है। ये आप देखिए जरा, ये दूसरे चरण का एग्जिट पोल आपके सामने है। प्रबोधन ग्रुप न्यूज इंडिया ने लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग पहले चरण से लेकर दूसरे चरण 7वें चरण तक मेहनत की है। देखिए 27 प्लस सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 27 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि एक सीट यहां भी बहुजन समाज पार्टी ले रही है। यानी पहले चरण में और दूसरे चरण में, दोनों चरणों में एक एक सीट बहुजन समाज पार्टी ले रही है। विनोद जोशी जी जरा दूसरे चरण का आंकड़ा हमको समझाइए। ये तो बराबर बराबर का मामला है, टक्कर कांटे की है। दूसरे चरण में 55 सीटों का चुनाव हुआ था, जिसमें वहां पर जाट और मुस्लिम ये बहुत बड़ी संख्या में हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिससे कि महागठबंधन को बहुत ज्यादा सीटें मिलने का कारण यही है कि दोनों का गठजोड़ इतना अच्छा है था वहां पर कि 1 लाख मुस्लिम, 70,000 जाट, इस प्रकार से कई सीटों पे 1.5 लाख तक दोनों पहुंच जाते थे। फिर बीच में 20-25 हजार यादव भी, और इस प्रकार का एक जातीय समीकरण ऐसा बिठाया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसका नतीजा यह है कि बराबरी की टक्कर में समाजवादी और बीजेपी दोनों हैं। डॉक्टर अभिषेक, चलिए मैं आपके पास आऊंगा। विवेक तिवारी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने। वो विवेक, पहले चरण का जिस तरीके से हम डेटा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चूंकि आप विधानसभा के बाहर इस समय खड़े हैं और ये लड़ाई इस विधानसभा की है, जरा वहां की खूबसूरती के साथ बताइए कि पहले और दूसरे चरण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल सरफराज, पहले मैं एक बार दर्शन करा दूं इस विधानसभा का। और ये शाम का वक्त है, लखनऊ वैसे भी बड़ा खूबसूरत सा शहर है और शाम अवध का तो कहना ही क्या। ये सामने विधानसभा और जिस तरह से रोशनी यहाँ पर जगमगा रही है वो देखते ही बनता है। और अब इस विधानसभा में कौन बैठेगा, और जो संकेत अभी 2 फेजेस के जो एग्जिट पोल के परिणाम है वो हम बता रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में जब से विधानसभा गठित हुई है तब से लेकर आज तक कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो लगातार 2 टर्म में
काम करे। ठीक है। दल जरूर 2 टर्म में हुए हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री, वही मुख्यमंत्री 5 साल काम करे और फिर 5 साल के बाद उसको मौका मिले, ऐसा उत्तर प्रदेश में अब तक नहीं हुआ है। अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक ही व्यक्ति 2 टर्म में लगातार मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा है। तो अब देखते हैं एग्जिट पोल कितना सही साबित होते हैं, लेकिन जो ट्रेंड हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लगभग वही ट्रेंड है और बीजेपी को नुकसान हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब वो नुकसान आखिर तक कहां तक जाके टिकेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो आंकड़े हमको लग रहे हैं कि थोड़ा एज बीजेपी को नुकसान के बावजूद दिखाई दे रहा है। रमन, बिल्कुल सरफराज, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुमत से कितना ऊपर या नीचे जाते हैं। अगर पहली बार वाली परफॉर्मेंस आप ना भी दोहरा पाएं और अगर आप बहुमत के आंकड़े को छू लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है, खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि अगर इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो योगी आदित्यनाथ चेहरा थे। बिल्कुल। अभिषेक जी, ये तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है। पहले चरण में भी आप टक्कर दे रहे हैं और दूसरे चरण में भी आप लगातार फाइट कर रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा फुल स्क्रीन पर दिखाएं और अभिषेक जी को भी सामने लाइए। 27 यानी 27 सीटों पर बीजेपी और 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी। जबरदस्त टक्कर यहां पर है। डॉक्टर अभिषेक, देखिए, हमारी पार्टी जो आप एग्जिट पोल दिखा रहा, हमारा अनुमान है हम 38 से 44 सीटें सेकेंड राउंड में हम पाने जा रहे हैं। ठीक है। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, हमें पता है कि हमने कहाँ पे वर्क किया, हम एक एक सीट पे मेहनत की है और हमारी जो ग्राउंड पे मेहनत रही है वो दिख रही है। जब अब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे वो एकदम उसमें 38 से 44 के बीच में सेकंड पेज में हम रहने वाले हैं। ठीक है। विनोद जोशी जी, ये तो कह रहे हैं कि सेकंड वाली सीटों पर ज्यादा आएंगे, जरा बताइए, इनको समझाइए आप। तीनों एक्सपर्ट है मेरे पास, तो समाजवादी पार्टी के एक्सपर्ट भी हैं, बीजेपी के एक्सपर्ट भी हैं और हमारे तो एक्सपर्ट है ही। क्या विनोद जी, क्या ये कह रहे हैं कि जो सीटें बता रहे हैं, हाँ, वो बहुत ज्यादा बता रहे हैं बीजेपी को। हाँ जी, नहीं, समाजवादी पार्टी को। समाजवादी को ज्यादा बता रहे हैं। 40। इसका मूल कारण है कि जब बीजेपी ने लगभग 153 उनके कैंडिडेट जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, उनको हटाना था, तो देखा गया कि 80 सीटों पे हट गए, लेकिन 73 सीट ऐसी थी जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट वो ही थे, जिसके कारण ये जो नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार से वहां समाजवादी जीत रही है, उसका फायदा यह है कि उम्मीदवार सही नहीं दिए, जिसका कारण ये बराबरी की टक्कर पे हैं। अभिषेक भाई, सुन लिया आपने? देखिए, हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। ये चुनाव ऐसा चुनाव है जहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। ठीक है, पहला ऐसा चुनाव है और अभिषेक भाई, 10 तारीख को आप और मैं भी यहाँ बात करेंगे। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ 72 घंटे से भी कम समय रह गया है, 60 घंटे रह गए हैं। ठीक है, 60 घंटे भारतीय जनता पार्टी और मुखालफत में जी ले। ठीक है। शुभेंदु भाई, समाजवादी पार्टी कह रही है कि साहब जो डेटा है वो बहुत कम आया है। बंगाल का भी उन्होंने जिक्र किया था। रमन और मैं तो खुद बंगाल में 3 महीने रहकर आए हैं। हमने तो वहां के हर जिले से लेकर गांव तक की खाक छान कर आए हैं साहब। शुभेंदु भाई, देखो अभिषेक जी और बाकी जो लोग भी हैं यहाँ पे, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो पहला और दूसरा हमारे लिए काफी डिफिकल्ट था और तीसरे का आधा पोर्शन, और हम ये जानते थे कि इसमें हम थोड़ा सा डाउन जाएंगे पहले के अपने परफॉर्मेंस को लेकर, और पर यह भी था कि साला हम लोग जो हमेशा विद ऑनर्स पास होने वाले बच्चे हैं, कितने भी कम नंबर होंगे तो इतने तो आएंगे ही कि हम आपके बराबर आ जाएं। तो इसलिए अभिषेक जी, हमने लगातार आपके साथ डिबेट करी है, हर जगह आपने यही कहा है कि लाल टोपी लाल टोपी लाल टोपी दिख रही है। तो हमने आपसे कहा था, आप याद कर लीजिए कि उस दिन भी हमने इसी टीवी चैनल के इसी स्टूडियो से कहा था कि कभी लाल टोपी पहन के नोएडा भी आइएगा तो पता चलेगा कि कैसा लगता है। ठीक है, बिल्कुल आऊंगा। मेरा सवाल आपसे है कि आप लोग अपने कामों को लेकर जो डंका बजा रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, जी हाँ, जिस विकास के रास्ते पर आप चल रहे थे वो 80 बनाम 20 पर आ गया, यानी कि आपकी पार्टी की प्रदेश में लहर नहीं थी, ये आप मानते हैं? देखिए, एक बात समझिए, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जो 2 चुनाव हैं और तीसरे का आधा चुनाव,
ये हमारा सबसे अफेक्टेड था किसान आंदोलन के कारण। हमने बहुत समझाने की कोशिश करी उनको कि भैया ये किसान हैं, इनके लिए ये फायदा होगा, पर एक जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया और हमारे विपक्ष में रखा, उसका हमको साइड इफेक्ट तो हो गई। शुभेंदु भाई, मैं आऊंगा आपके पास। और रमन, चूंकि आप उत्तराखंड से आते हैं, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के एग्जिट पोल की शुरुआत ही आप करें। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के बाद अब बात उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों की करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पिछली बार देवभूमि के साल 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े क्या थे, उसके बाद थोड़ा समझाने में भी आसानी होगी। अगर पिछली बार की बात करें, बीजेपी की आंधी थी, अंडरकरंट था, सब कुछ था, 57 सीटें और प्रतिशत था 46.5%, कांग्रेस को 33.5% और अन्य के खाते में जो वोट परसेंट था वो 20% का गया। 57 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस ने 11 और अन्य के खाते में आई सिर्फ 2 सीटें। लेकिन 57 सीटें जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहे। अब उसका फायदा नुकसान क्या हुआ ये देखने को जरूर मिलने वाला है उत्तराखंड के चुनाव में। तो उत्तराखंड के ये नतीजे 2017 के हैं सरफराज, और अब हम बताएंगे कि इस बार जो हमने ग्राउंड जीरो से सारे आंकड़े जमा किए हैं उसका क्या निकलकर सामने आया। ये वोट परसेंटेज भी है जो कि 2017 का है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह रमन इसमें कि उत्तराखंड में जो 22 में जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, यानी प्रबोधन ग्रुप और न्यूज इंडिया के बीच में जो हमने पूरा जनता के बीच में जाके किया है, 32 सीटें बीजेपी और कांग्रेस को आती दिखाई दे रही है। यानी हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी का यहां पर जलवा चलता दिखाई दे रहा है, और 2 सीटें यहां पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती दिख रही है, और एक पार्टी यानी यूकेडी और अदर में 3 भी आ रही हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि अदर में जो 3 सीटें आ रही हैं और यूकेडी और बीएसपी ये किंग मेकर का काम करेंगी। विनोद जोशी जी, बिल्कुल बराबर की टक्कर है। इस बराबरी की टक्कर नहीं होती यदि आप वहां से नहीं लड़ती तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता था। हाँ। लेकिन आपने कई सीटों पर जो नेगेटिव वोट होते हैं, जब कोई पार्टी सत्ताधारी रहती है तो उसके नेगेटिव वोट होते हैं, वो प्लस होते हैं, सामने कांग्रेस को प्लस होने की बजाय आपकी तरफ गए, जिसके कारण ये हुआ। जनता शायद जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो सबसे बड़ी बात इस वक्त जो जानना चाहते हैं वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हरीश रावत की सीट का क्या होने वाला है और धामी जी की सीट का क्या होने वाला है। लग रहा था दोनों अपनी अपनी जगह पे जीत रहे हैं। दोनों अपनी जगह पे जीत रहे हैं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं विनोद जोशी जी, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि उत्तराखंड से हरीश रावत चुनाव जीत रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी, एक तो सिटिंग मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों सिटिंग चुनाव जीत रहे हैं। मनीष भाई, आप आइए जरा मैदान में। आपने देखा कि हमने दोनों ही से, यानी पूर्व मुख्यमंत्री से और मौजूदा मुख्यमंत्री से, दोनों से बात की है। दोनों ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और यहां तो सीटें बराबर बराबर आ रही हैं। देखिए सरफराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे राज्य और खासकर उत्तराखंड की अगर आप इतिहास को खंगालने की कोशिश करें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमेशा से इस छोटे राज्य में जब से इसका गठन हुआ है तब से कभी भी सरकार रिपीट नहीं होती, और बीजेपी को इसका खामियाजा इसलिए भी भुगतना पड़ेगा कि बीजेपी के भीतर की जो गुटबाजी रही है वो गुटबाजी बीजेपी को बहुत ज्यादा डैमेज करती दिखाई दे रही है। एक जहां तक दूसरी बात करें, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनका इंटरव्यू भी आपने किया था, उसमें वो पूरे दमखम के साथ, पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ नेता कहते तो हैं कि सरकार हमारी बन रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। अब बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में भी डैमेज था, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव के पहले मतदान के पहले वो डैमेज कंट्रोल हरीश रावत का चेहरा लाकर सामने किया। मुझे ऐसा लगता है यही कांग्रेस के लिए, अगर हमारे जो आंकड़े बता रहे हैं और जो विनोद जोशी जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने थोड़ा कबाड़ा किया है, उसके बावजूद मेरा ऐसा मानना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को एज है, और कांग्रेस को अगर एज है तो उसके लिए कोई अगर व्यक्ति सबसे ज्यादा क्रेडिबल जिम्मेदार होगा तो वो हरीश रावत होंगे, क्योंकि हरीश रावत की विश्वसनीयता और उनकी साफ छवि, मुझे ऐसा लगता है देवभूमि में फिर एक बार जनता की तकलीफों को हरने के लिए हरीश रावत शायद कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते हैं। मनीष सरफराज, एक बार मैं तो यहाँ पे रोकना चाहूंगा। दरअसल ये जो आंकड़ा है बेहद दिलचस्प है, 32 का आंकड़ा यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं जोशी जी से जानना चाहता हूँ कि वो 3 कौन है जो नतीजा आने के बाद एकदम हॉट केक बनने वाले हैं और दोनों पार्टियां उनके पीछे भागने वाली हैं। क्या तीन इंडिपेंडेंट कौन है सर? वो 3 इंडिपेंडेंट, 3 इंडिपेंडेंट है। कहां सीटें, जरा हमें जरा खोल के बताइए।
थोड़ा बड़ा दिलचस्प है ये। हाँ, एक आधी याद है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसलिए 5 राज्यों का हमारे पास हर एक चीज का याददाश्त नहीं है, केदारनाथ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद बता सकता हूं कि 3 कौन कौन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। वत्स साहब, उत्तराखंड की सियासत कौन बनाएगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार? सरफराज भाई, ये बात सच है कि जैसा कि बीजेपी में आपने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी जी को लाया गया, लेकिन ये डेंट जरूर लगा सकता है, ये बात सच है। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा प्रमुख जो बात है वो है विकास। क्योंकि देखिए, जनता को विकास से मतलब है ना कि आप कितने भी मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह की योजनाएं बीजेपी, चाहे केंद्र की जितनी सारी योजनाएं उत्तराखंड में लागू किया गया, चाहे जल नल योजना हो, चाहे आप देखिए अभी तक आप अन्न की बात करें, अभी तक आप जिस तरह के उत्तराखंड में दिया गया वो बहुत ज्यादा प्रमुख है। भोजन की सुविधाएं जिस तरह के कोरोना काल में दिया गया वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके बाद फिर कांग्रेस की नेतृत्व की बात करते हैं तो आप देखिए कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत ज्यादा उत्तराखंड में प्रभावित नहीं करता है। लेकिन हाँ, लोकल जो नेता है, खास करके हरीश सिंह रावत के वजह से ही आप जितनी सीटें आप सामने जो दिखा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में जो टक्कर है वो टक्कर सिर्फ हरीश रावत के वजह से है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी यदि उत्तराखंड में नहीं गई होती, इतनी ज्यादा नहीं होती, तो शायद हो सकता है कि और ज्यादा टक्कर देखने को मिलता। और लेकिन फिर भी आप देखेंगे बीजेपी जो है उत्तराखंड में फिर से सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी अवस्थी जी, आपकी तो उत्तराखंड में भी बल्ले बल्ले होते दिखाई दे रही है, मुस्कुरा रहे हैं आप तो। मेरा ये कहना है कि ये जो कैलकुलेशन है जब बराबर बराबर की दिखाई जाती है ना, जब कभी मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है तो जिसकी सरकार होती है वो 2-4 सीटें आगे ले जाती है, तो हमको लगता है कि हम सरकार बनाएंगे, इसीलिए बैठे हुए हैं। अरे साहब, अब आप कहोगे कि मैं चैनल पे कह रहा हूँ, बसपा का भी हमको टिकट मिल सकता है, मायावती के पीछे की स्टेटमेंट आपने देखे होंगे, तो सरकार तो बनाएंगे ही हम। मुझे लगता है कि यूकेडी, हाँ बोलिए। जैसे कि आपने बोला कि 3 सीटें कौन सी हैं जो इंडिपेंडेंट में जीत रहे हैं, एक तो केदारनाथ है, एक यमुनोत्री और एक टिहरी गढ़वाल। अच्छा, इस प्रकार की 3 सीटें यमुनोत्री हैं। में आपके मुख्यमंत्री चेहरे कर्नल कोठियाल, उनके बारे में क्या मतलब, वो हार रहे हैं? बिल्कुल इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं वहां पर, क्योंकि वहां पे स्थानीय मुद्दे हैं जिसके कारण वहां केदारनाथ सीट इंडिपेंडेंट जीती और बसपा खानपुर और एक मंगलूर, ठीक है। रोहित बसपा जीत रही है। रोहित मेरे साथ देहरादून से जुड़ गए। रोहित, उत्तराखंड में 32 सीटें मिल रही है दोनों पार्टियों को। जो हमारा यहां पर एग्जिट पोल है उसके मुताबिक कि दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों 32 सीटें जीत रही हैं। तो सरफराज, और इसकी बात की पुष्टि कहीं ना कहीं न्यूज इंडिया जो है लगातार अपनी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान करता है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज भारतीय जनता पार्टी का 2017 के विधानसभा चुनाव में था वो बॉडी लैंग्वेज इस बार 2022 के चुनाव में नहीं दिखा। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पे लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही थी। उन्होंने अपना खुद चुनावी मैनिफेस्टो जनता के रायशुमारी के बाद तैयार किया। लगातार जो ताबड़तोड़ पूर्व सीएम हरीश रावत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बार भावनात्मक अपील भी जनता से करते हुए नजर आए, क्योंकि पहले रामनगर से प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन बगावत के बाद हाईकमान ने उन्हें लालकुआं भेज दिया। हरीश रावत ने स्वयं कहा है कि ये उनका अंतिम विधानसभा चुनाव है और उत्तराखंड की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की बात करें तो हरीश रावत बड़े चेहरे हैं। हरीश रावत ने बहुत ही भावुक जनता से अपील की। 2017 में उनकी क्या गलती थी, उन्हें 2 विधानसभा सीटों से हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार हरीश रावत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हरीश रावत चुनाव जीतने की संभावना है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव हरीश रावत नहीं जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर लगातार 20 सालों में रहता है, इस बार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये बचाव की स्थिति 32 जो एग्जिट पोल हमारे दिखा रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि चमोली में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। संकल्प यात्रा की शुरुआत की 2 महीने तक ये दोनों यात्राएं चलती हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी कैंपेनिंग में भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से काफी आगे निकलती हुई दिखाई दी और पूरा प्रयास जो है यहाँ पर बीजेपी का है कि एंटी इनकम्बेंसी के सूतक को तोड़ा जाए और एक बार फिर से बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनाई जाए। लेकिन इस बार जो राजनीति है उत्तराखंड की और चुनाव जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। किस करवट कूद बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर जनता से बात करते हैं, कोई कहता है बीजेपी की सरकार आ रही है, कोई कहता है कांग्रेस की सरकार आ रही है। लगातार जो है इस बार जो है निर्दलीय जो है प्रत्याशी को भी खेल बिगाड़ सकते हैं दोनों ही दलों का। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और जो एग्जिट पोल दिखाया गया है। रोहित बने रहिए मेरे साथ। रमन,
बड़ा दिलचस्प आंकड़ा होगा। सोचिए। हाँ सरफराज जी, मेरा एक सवाल आपसे व्यक्तिगत है। मेरी रुचि और उत्सुकता है एक पत्रकार, जी हाँ, एक पत्रकार जो कि चुनावी मैदान में बड़े चर्चित पत्रकार रहे हैं, उमेश अग्रवाल, उनको लेकर, उनकी सीट को लेकर क्या जानकारी है? मेरी उत्सुकता और रुचि ये जानने में। मनीष जी बहुत लोगों को इसकी उत्सुकता है, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मनीष भाई जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, खानपुर विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर चैंपियन के सामने उमेश कुमार खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही जबरदस्त कांटे की टक्कर है। आखिर वहां का क्या रहेगा वो भी बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।